नमस्कार, प्रवास साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रवास साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका धन्यवाद बहुत अंकित जी। स्वागत है। और हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो देश में नई सरकार का गठन हो चुका है, कामकाज भी खूब तेज रफ्तार से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी नई सरकार बन चुकी है। सबकी निगाहें थी राहुल गांधी पर कि वो रायबरेली और वायनाड में से कौन सी सीट छोड़ते हैं और कौन सी सीट पे सांसदी अपना कायम रखते हैं। उन्होंने वायनाड छोड़ा, वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के लिए ये एक तरीके से वॉक ओवर होगा वायनाड, क्योंकि सुरक्षित सीट है कांग्रेस के लिए और राहुल जी, गांधी ने बड़े मार्जिन से वहां पे जीता था। जी, लेकिन एक चर्चा और शुरू हो गई है कि कांग्रेस, प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, उनको उत्तर प्रदेश से दूर करने की कोशिश क्यों कर रही है? जी, उत्तर भारत में प्रियंका गांधी की एक अच्छी पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। जी। फिर उत्तर भारत से प्रियंका गांधी को दूर क्यों किया जा रहा है? ये चर्चा है। और राहुल गांधी ने आखिर वायनाड से ज़्यादा रायबरेली को क्यों प्राथमिकता दी? देखिए ये जो आपने सवाल किया है कि क्यों प्राथमिकता दी हुँ, वायनाड की बजाय अमेठी को, तो ये या रायबरेली को, तो ये देखिए ये सर्वविदित है कि जो अमेठी, रायबरेली हुँ, उनका पारिवारिक गढ़ रहा है। उनके दादा-दादी, नाना-नानी या जिसको हुँ, भी हुँ, आप ले लीजिए, सब परिवार में सब लोग वहीं से चुनाव लड़कर जीतते रहे हैं, प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी हैं। उत्तर प्रदेश उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री बनाता है। और ठीक है कि इस बार मोदी या जी बाई को इलेक्शन नहीं चाहते थे रायबरेली में? हाँ, रायबरेली में बाई इलेक्शन नहीं चाह रहे थे। और रायबरेली में आपने देखा होगा कि जब सोनिया गांधी जी गई थीं और हुँ, उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, हुँ, तो बेटा सौंप कर वापस नहीं लिया जाता ना। तो उस टाइम पे सौंप दिया तो सौंप दिया। तो हुँ, अब इसलिए वो वहाँ पर जो भावनात्मक अपील की गई थी, उससे फिर अगर वाप वहाँ से अगर इस्तीफ़ा हुँ, देते तो वो जनता नाराज़ हो सकती थी। या जो एक तरह से जनता से अपील की गई थी, जनता को जो वचन दिया गया था, वो फिर उससे एक विश्वासघात हो जाता। हुँ, तो इसलिए कांग्रेस ने निर्णय किया कि रायबरेली को बनाए रखना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जैसा हमने कहा कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी हैं। उनको लग रहा है कि अब मैं धीरे-धीरे करीब पहुँच रहा हूँ हुँ, उस राह पर। और उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जो उस गद्दी तक पहुँचा सकता हुँ, है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश पर फ़ोकस बना रहेगा। हम जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। हुँ। कांग्रेस वहाँ पे जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कमाल कर दिया और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में उनकी गतिविधियाँ और दिखेंगी। तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा और इस बार जिस तरीके से कई सीटों पर कांग्रेस को वहाँ पर ऐसी सीटों पर जहाँ पर कि कांग्रेस को उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ पर जीत मिली है। इसलिए कांग्रेस का जो हौसला है वो बढ़ा हुआ है। आपने बात करी वायनाड की, तो वायनाड में देखिए वो सही बात है कि कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट है। वहाँ के जो सामाजिक समीकरण हैं, हुँ, राजनीतिक समीकरण हैं, वो सब कांग्रेस के फ़ेवर में हैं। और जब राहुल गांधी इतनी बड़ी लीड लेकर जीते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद प्रियंका गांधी तो उसको और भी ज़्यादा उससे आगे जाएँगी, क्योंकि कोई चुनौती नहीं है उस सीट पर। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के लिए एक चीज़ और है कि ठीक है कि वो भले ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन उस गठबंधन में जो लोग हैं, उनको भी वो किनारे लगाना चाहते हैं। हुँ, प्रियंका गांधी वायनाड गई हैं, तो अब आप देखिए कि वहाँ पर 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं केरल में। हुँ, केरल में जो इतिहास रहा है, अगर हाल के वर्षों का देखें, राजनीतिक इतिहास रहा है, तो सत्ता हर 5 साल में बदल जाती है। पिछली बार वो ऐसा नहीं हो पाया था और वो कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से नहीं हो पाया था। लेफ्ट फ्रंट दोबारा वहाँ पे सरकार में आ गया था, इतिहास रच हुँ। दिया था जबकि उसने। लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस की हाँ, जीत हो रही लगातार है। कांग्रेस जीत हो रही है, तो कांग्रेस वहाँ पर सत्ता से चूक गई थी। अब 26 में फिर वहाँ पर इलेक्शन है और वहाँ पर जो लेफ्ट फ्रंट है वो वहाँ पर हम जानते हैं कि बंगाल में लोग साथ हैं, लेकिन केरल में हुँ। साथ नहीं है। और अभी भी जो सीपीआई की एनी राजा ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था वायनाड खबर से। तो आ रही है ना कि ममता बनर्जी जाएँगी प्रियंका के लिए प्रचार करने। जी, तो वो वहाँ पर जो लेफ्ट से सत्ता छीनने का जो प्रयास है और प्रियंका गांधी को वहाँ पर एक्टिव करने का इसलिए भी एक काम हो रहा है कि वो वहाँ पर जब अन्य सीटों पर घूमेंगी और अन्य सीटों पर प्रचार करेंगी कांग्रेस के लिए, तो एक माहौल बनेगा। और जिस तरह से इस बार भी लोकसभा चुनाव में केरल की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है,
तो मुझे लगता है कि 26 पर निगाह है कांग्रेस की 26 के चुनाव पर, और इसलिए प्रियंका गांधी को वहाँ पर रणनीति बनाकर भेजा गया है। और दक्षिण बहन सँभालेंगी, उत्तर भाई सँभालेंगे, और जिस तरीके से दोनों का इस बार का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा है चुनाव में, और ख़ास तौर पे प्रियंका गांधी वाड्रा का तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी से भी अच्छा उनका स्ट्राइक रेट रहा है। अगर आप चेक हुँ, करेंगे कि वो जिन जगहों पर प्रचार के लिए गई हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है, अधिकांश जगहों पर नहीं जीत मिली है। तो दूसरे जब पहले चौथे, 5वें नंबर पे रहते थे, दूसरे नंबर पे पहुँचे हैं। और आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ख़ास तौर पर अब क्योंकि वो संसद पहुँचेंगी ऐसा तय ही है लगभग, बस चुनाव होने की बात है। हुँ, तो आप देखिए कि अगर हम 10 साल का लोकसभा का हुँ, अब हम एक देखें, पिछली जो लोकसभा 2 लोकसभा थी, उनका 10 साल का इतिहास देखें, तो ये बात सही है कि संसद के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन प्रियंका गांधी मुकाबला करना जानती हैं, बाहर। और बाहर। और अब देखना होगा कि क्या वो अंदर मुकाबला कर पाती हैं? क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम क्या बोलते हैं, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। वो तुरंत लेकर आईं कि मेरी दादी मेरी ने इस मेरी देश मेरी के लिए माँ ने हाँ, मेहमान है, मंगलसूत्र अपना कुर्बान किया है, इस मेरी देश दादी ने के अपना लिए। सोना दिया था। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ये लोग मुझे गाली देते हैं, 100 गालियाँ दे चुके हैं अब हुँ, तक, तो वो कहते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जब जो रोते रहते हैं, कि गालियाँ गिनते रहते हैं। तो आप देखिए कि ना, जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, तो उसकी जो सबसे कह सकते हैं कि जो सबसे ख़ास तरीके से जो पलटवार है या जो काट है उस वार की, वो प्रियंका गांधी वाड्रा कर लेती हैं। तो अब संसदीय पारी जब उनकी शुरू होने जा रही है, तो संसद में उनकी प्रधानमंत्री हुँ, नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक भिड़ंत कैसी होगी, वो देखने वाली बात होगी। हुँ, और जिस तरीके से ऐसी तरह की खबरें आ रही हैं कि हालाँकि राहुल गांधी को बोला गया है कि आप विपक्ष के नेता बनिए, लेकिन संभवतः शायद वो नहीं बनेंगे। हुँ, तो देखना होगा कि क्या ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। तो देखना होगा कि क्या प्रियंका के कंधों पर ये ज़िम्मेदारी डाली जाती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो इस बार लोकसभा में देखने को मिलेंगी, क्योंकि भाई-बहन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और दोनों ही बीजेपी के लिए हुँ, बड़ी चुनौती हैं। और हाल का जो चुनाव हुआ है, और ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि जब 6 महीने पहले हुँ, राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन रहा था। उसके ठीक 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, तो भाई-बहन की जोड़ी ने कमाल करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए चुनौतियाँ बढ़ने जा रही हैं, हुँ, और जिस तरीके से नीट या अन्य जो हुँ, तमाम मुद्दे इस समय प्रासंगिक जो मुद्दे हैं, जो खड़े हुए हैं, आंदोलन का रूप भी ले रहे हैं, हुँ, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन सबको हवा दे रही है, तो अब अगले सप्ताह जब बिल्कुल, संसद संसद। का सत्र शुरू होने जा रहा है, अभी हालाँकि ये सब औपचारिकताएँ कई सारी निभाई जानी है, जिसमें कि सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी हुँ, सदन की सदस्यता की, और स्पीकर का स्पीकर का चुनाव। चुनाव हुआ। तो कई सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि इस बार राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी होना है, तो उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। तो ये तो खाली सिर्फ़ औपचारिकताओं से भरा होगा, लेकिन फिर भी जो विपक्ष है, वो तैयारी कर चुका है सरकार को घेरने की। तो ये जो सेशन होने जा रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नहीं, लेकिन हम नीट और उस पे एनटीए पे आएँगे, लेकिन उससे पहले हम जेपी नड्डा की ओर भी रुख करते हैं, क्योंकि केंद्र में मंत्री बन गए हैं। भाजपा ने नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दिया है। लेकिन कई खबर ऐसे भी आ रहे हैं कि महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने, इसलिए 6 महीने का कार्यकाल उनका बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि ऐसा अमित शाह के साथ 2019 में नहीं हुआ था। जी, कई लोग कह रहे हैं कि उनके साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष दिया जा सकता है, जो पार्टी का काम करता रहे और जेपी नड्डा थोड़े स्वतंत्र रह सके पार्टी अध्यक्ष के रूप में। जी। तो आपको क्या लगता है, अंदर के जो अंदर से जो खबरें आ रही है, वो किस तरीके की खबरें आ रही है? क्या जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ेगा, या भाजपा ने अपनी तलाश शुरू कर दी है, और क्योंकि इस महीने के आखिर में ये कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है, तो उससे पहले नया अध्यक्ष भाजपा को मिल जाएगा? जी, वो देखिए, अब वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अगर हम अमित एक शाह और हाँ, नरेंद्र हाँ, मोदी हैं। हाँ, लेकिन अब क्या है कि जो अगर हम देखें एक सामान्य नागरिक के तौर पर देखें, हुँ, तो मुझे लगता है बीजेपी को कोई असमंजस में पड़े रहने के बजाय, कि किसी के कार्यकाल को एक्सटेंशन देने के बजाय हुँ, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष देना चाहिए, और जो ज़िम्मेदारी पहले दिन से सँभाल ले, क्योंकि कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुँ, होने जा रहे हैं अगले 2-3-4 महीनों में, जिसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है, जम्मू-कश्मीर है, झारखंड है। तो ये सब चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और आगे ये जो सरकार है कितनी स्थायी रहेगी, इस पर वो परिणाम भी काफ़ी हद तक निर्भर हाँ, करेंगे। एक चीज़ और है कि जो बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आपने कहा कि तलाश शुरू हो चुकी, तो तलाश तो मुझे लगता है कि शायद कुछ नाम पहले से चल रहे थे, और अब जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को देखते हुए शायद वो नाम किनारे कर दी जाएँ, कोई नया नाम नागपुर हुँ, से आ जाए,
या मतलब नागपुर से ही आएगा। हाँ, हाँ, ऐसा लगता है। और ख़ास बात ये है कि ये जो जेपी नड्डा का जो कार्यकाल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अभी एक्सटेंशन दिया था और उससे पहले भी शायद एक इनको एक्सटेंशन मिला था, तो लगा जब 2 एक्सटेंशन किसी को मिल चुका है, तो शायद तीसरा एक्सटेंशन नहीं मिले। लेकिन अब राजनीतिक मजबूरियाँ बीजेपी के सामने बढ़ गई हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी साधना है, एक तरफ पार्टी चलानी है, तो हो सकता है सहयोगियों को साधने में ज़्यादा समय लग रहा हो, हुँ। तो पार्टी के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष अभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएँ, तो हो सकता है कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो जाए। तो मुझे देखना होगा कि उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, उसमें से उन चैलेंजेस को देखते हुए क्या वो निर्णय लेते हैं। लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष ला देना चाहिए। एक्सटेंशन देखिए, जेपी नड्डा का अगर आप कार्यकाल देखेंगे अध्यक्ष के तौर पर, तो वो अगर हम तुलना करते हैं अमित शाह के कार्यकाल हुँ। से, तो वो कहीं ठहरते नहीं हैं जेपी नड्डा। और अगर हम और तुलना करते पार्टी हैं, में गुटबाजी भी खुलकर सामने आई खुलकर है इनके सामने आई है, कार्यकाल में। और ऐसा भी लगता है कई बार कि जेपी नड्डा शायद खुलकर काम भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, अमित शाह और को इंटरवेन करना पड़ता है। जी, और अगर आप बात कर लें इनकी जेपी नड्डा के कार्यकाल की तुलना कर लें राजनाथ सिंह के कार्यकाल से, तो भी जेपी नड्डा कहीं नहीं ठहरते हैं। तो अगर हम देखें अध्यक्ष के हुँ। तौर पर उतने सफल रहे नहीं हैं। अगर बीजेपी इनको 1 साल और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहेगी, तो शायद बीजेपी का इसमें नुकसान ही है। बिल्कुल। अब हम चलते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पे हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का विवाद हो रहा है, उस पर चर्चा ज़रूरी है। क्योंकि सर, एंटी पेपर लीक जो कानून था वो लागू हो चुका है। ऐसे समय में लागू हो रहा है जब देश में लगभग 2 बड़े एग्ज़ाम्स कैंसल कर दिए गए हैं। एक एग्ज़ाम को लेकर बवाल पूरी तरीके से चल रहा है। हालाँकि कुछ आरोपी ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उनको पेपर मिल गया था, बावजूद इसके नीट का एग्ज़ाम अभी तक कैंसल नहीं किया गया है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये पूरे पूरे प्रकरण को सरकार क्या आपको बैकफुट पर दिखाई दे रही है? विपक्ष को शुरू में ही सरकार पर हमले करने का मौका मिल गया। अब देखिए, योग दिवस का कार्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, धर्मेंद्र प्रधान नहीं पहुँचे। तो कहीं न कहीं एक तनाव, एक दबाव सरकार पर आपको दिखाई दे रहा है? जी, बिल्कुल। और धर्मेंद्र प्रधान शायद गए थे, काले झंडे दिखाए गए तो शायद लौट आए, ऐसा मैंने कहीं हुँ, खबर पढ़ा, शायद किसी कांग्रेस नेता का ट्वीट वगैरह देखा था। हुँ। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं ही, और हमको यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी परीक्षाओं से पहले परीक्षा पे और चर्चा अखिल कार्यक्रम। भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी अब तो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। उनको उनकी परिषद को वोट मिले हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए उनको करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, क्योंकि स्टूडेंट्स पे नाराज़गी है। प्रधानमंत्री जी परीक्षाओं से पहले परीक्षा पे चर्चा आयोजित करते हैं, उस हुँ, कार्यक्रम का इतना प्रचार किया जाता है। प्रधानमंत्री जी खुद ट्वीट करके हुँ, लोगों से सुझाव आमंत्रित करते हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि बेचारे छात्र इस गर्मी में परेशान हैं, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं अपने बच्चों की चिंता कर के भविष्य की चिंता में। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत करी या शिक्षा मंत्री को तलब किया या स्थिति की जानकारी ली, ऐसा कुछ कहीं हमने पढ़ने सुनने को नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए था, छात्रों का जो भविष्य है, वो अगर प्रधानमंत्री इसमें पहल करते, तो निश्चित रूप से सरकार और ज़्यादा एक्टिव होती, और इसमें आपको एक बात ध्यान मजबूती दें, दिखती है मजबूती आपकी। दिखती है। और आपकी दूसरी बात, तत्परता दिखती है, और एक मजबूती दिखती मैसेज है। आता एक पब्लिक में, मैसेज एक आता। मैसेज आता है कि देखिए प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर निगरानी कर रहे हैं, तो हमारा जो समस्या का हल होगा, ऐसा लोगों में भाव पैदा होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया ये, पता नहीं क्यों किया, लेकिन ये गलत, इससे एक मैसेज हाँ, गया एक है। खबर इंडियन एक्सप्रेस में थी शायद कि अमित शाह के पास कुछ जी, रिपोर्ट्स जी, गए हैं, ऐसी जी, खबरें जी। थीं। हाँ, लेकिन लेकिन अमित शाह जी ने कोई बैठक नहीं बुलाई, हाँ, अमित शाह जी ने कोई शिक्षा मंत्री से बात नहीं करी, हुँ, प्रधानमंत्री ने नहीं करी, तो ये जब शीर्ष स्तर के नेता चुप्पी साधे रहते हैं, मौन हुँ, साधे रहते हैं, तो उससे गलत संदेश जाता है। लोगों को मन में तमाम तरह के संशय हुँ, होते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, और हमको देखना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक तो शिक्षा बहुत महँगी है, दूसरा जो हम जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, हुँ, उसके लिए छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनको वो तमाम तरह की जो कोचिंग दिलाते हैं, हुँ, उन कोचिंगों का जो शुल्क है वो भी इतना ज़्यादा है कि किसी को अपनी ज़मीन बेच के वो शुल्क देना पड़ता है, किसी को अपने गहने गिरवी रखकर वो हुँ, शुल्क देना पड़ता है, उस पर जीएसटी भी बहुत ज़्यादा है। और तमाम हमारे जो मध्यम वर्ग हैं, या जो हमारा जो गरीब वर्ग है, वो किसी तरीके से वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके, और यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षा का जो हमारा जो शुल्क होता है, पंजीकरण शुल्क होता है, वो भी किसी तरह से जुगाड़ करके, हुँ। यात्रा का खर्चा निकाल के किसी तरीके से वो अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँचता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। अब कइयों के सामने तो ये स्थिति होती है कि शायद वो दोबारा पंजीकरण शुल्क भी नहीं दे सकते, यात्रा का बिल्कुल। खर्चा नहीं उठा सकते, वो बेचारे साइड हो जाते हैं।
जो जिनके पास पैसा है वो कोर्ट चले जाते हैं, अपना हक वो ले भी आते हैं, गरीब को उसका हक मिलता नहीं। इससे एक नाराज़गी पनपती है और हमने इस चुनाव में भी देखा था कि वो नाराज़गी किस कदर थी। पेपर लीक की जो एक समस्या है वो राष्ट्रव्यापी समस्या है। ठीक है कि अब कानून लागू हो गया है, जबकि वो 4 महीने पहले 4 महीने पहले पारित कर दिया गया था, लेकिन अब लागू हुआ है। तो नियम बनने में जब हम ऐसे कोई बड़े कानून लाते हैं, तो नियम बनाने के लिए हमारे अधिकारियों को ज़रा आप 24 घंटे काम पे लगा दीजिए, थोड़ा नियम जल्दी बन जाएँ, ताकि जो कठोरतम जो दंड के प्रावधान हैं, जल्दी से जल्दी लागू होंगे, तो शायद लोग इसको करने से बचें। दूसरा, हमको सिर्फ़ प्रावधान लागू कर दिए हमने, इसका प्रचार हाँ, करने की बजाय हमको ये एक्शन। जो एक्शन है ना, अब आप देखिए कि आप बता दीजिए कि जितने पेपर लीक में जो लोग पकड़े गए हैं या जितने भी लोग इसमें हाल के वर्षों में अगर हम कहें कि आरोपी दोषी सिद्ध हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई? क्या हुँ, उनमें से एक को भी फांसी पे लटकाया गया? क्या उनमें से किसी बिल्कुल। को भी क्या बोलते हैं आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो जब तक एक इस तरीके का मैसेज समाज में नहीं जाएगा कि आपने ये काम किया, गलत काम किया और आपको उसकी ऐसी कठोरतम सज़ा मिली। तो जब तक ये संदेश ही नहीं जाएगा, तब तक तो इस तरीके की समस्या उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आ रही है कि योगी सरकार इस दिशा में जो आप बात कह रहे हैं, उस जी। दिशा में काम कर रही है कि बुलडोज़र एक्शन वाली कार्रवाई हो सकती है जी, उसके नहीं, खिलाफ। बिल्कुल सख्त संदेश जाएगा ही। डर पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों नहीं पत्थर चलते हैं हुँ, वो अगर हम बात करें कश्मीर कश्मीर की। में। अगर हम बात करें हमने देखा तो उत्तर प्रदेश में भी अक्सर कुछ शहरों में इस तरीके की घटनाएँ सामने आती थी। क्यों नहीं पत्थर चलते हैं? क्योंकि बुलडोज़र एक्शन लेता है। तो जब एक्शन तुरंत होगा तो लोगों में डर पैदा होगा और डर बहुत ज़रूरी है कानून का और ये जो कह सकते हैं कि परीक्षा में जो घपले हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस तरीके से लगातार परीक्षाएँ अब रद्द की जा रही हैं, वो दिखाता है कि अगर ये परीक्षाएँ आयोजित हो गई होती और तब ये सामने आता है चीज़ कि इसका भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो सरकार के लिए बिल्कुल। अपना मुँह छिपाना मुश्किल हो जाता। और दिलचस्प ये भी है ना सर कि अब बिहार सरकार कह रही है कि तेजस्वी यादव का आदमी था वो पेपर उसने लीक करवाया है। आप उसके पास डबल इंजन की सरकार है, आपके हाँ। पास पुलिस है, आपके पास जाँच एजेंसी है। आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, नहीं, आप केवल नहीं आरोप लगा रहे हो मीडिया में हाँ, आकर। बिल्कुल और कौन किसका आदमी इससे कोई फ़र्क नहीं, सरकार आपकी है भई, सवाल आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया? आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने कैसे प्रश्न पत्र टेलीग्राम पे भेज हुँ, दिया? कैसे वो उस लीक को रोक नहीं पाए? आप कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं वहाँ पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कराए, हम वहाँ जाके एयर स्ट्राइक कराए। जो अपने जो पेपर लीक है उसको क्यों नहीं रोक पा रहे? और अगर बिल्कुल। पेपर लीक हो जा रहा है तो उस पर क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहे हो? आप तो ये और सर्जिकल स्ट्राइक करिए, चाहे एयर स्ट्राइक करिए, लेकिन वैसी नौबत तो नहीं आनी चाहिए कि ये करना पड़े। करना पड़े और नहीं हम कहते हैं नया भारत है, कोई छेड़ेगा तो हाँ, छोड़ेंगे नहीं। वो प्रश्न पत्र छेड़े जा रहे हैं, हम उनको छोड़ रहे हैं। हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। पकड़ पा रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल। क्या मैसेज जाएगा? या यही नहीं नया भारत है? बिल्कुल और ये संवेदनशील मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे ज़रूर सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी एग्ज़ाम कैंसल हुए हैं, उसे जल्द आयोजित किया जाएगा और इसके साथ जो नीट वाला मामला है, वो बेहद गंभीर है और उस दिशा में सरकार सख्त कदम उठाएगी, ठोस कदम उठाएगी, इस बात की भी कामना हम कर सकते हैं। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।